दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लिखने से पहले जैसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे ग्रामर की गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है। सबसे पहली बात ये, जो ऐसे है ऐसे को लिखते समय आप उसका प्रस्तुतिकरण जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रस्तुतिकरण तो वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे वाक्य रचना है, शब्द रचना है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए आपके एसे में। और जैसे फ्लो चार्ट है, डायग्राम है और फैक्ट है, डेटा का उपयोग भी आप लोग ज़रूर करिए। और जैसे मान लीजिए एक पेज में जैसे 7 पेजेस आपको लिखने हैं, ठीक है, तो 7 पेजेस अगर लिखने हैं तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, बॉडी पार्ट में, कंक्लूजन पार्ट में और जहाँ पर भी रेलेवेंट हो, एक पेजेस में आप दो दो एटलीस्ट एक या दो कोटेशन जरूर डालिए, ठीक है। कोटेशन में जैसे कविता है, श्लोक है, मूवी के गीत हैं, बोल हैं, तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका उत्तर बहुत ही अच्छा हो जाता है, जो आप ऐसे लिखते हैं वो आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और आप लोगों को क्या है कि जैसे जो आपको हैंडराइटिंग है आपकी, ठीक है, जो हैंडराइटिंग है तो उसको आपको क्या करना होता है, उसको वह आपकी अच्छी होगी तो मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए आज का जो ऐसे है उसको देख लेते हैं कि इस ऐसे में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाढ़ आपदा पर जो आपका निबंध है, बाढ़ आपदा दोस्तों है क्या। सबसे पहली चीज़ यही समझिए कि जो फ्लड डिजास्टर है तो यह है क्या चीज़, बाढ़ आपदा है क्या, बाढ़ आखिर है क्या, ठीक है। बाढ़ देखिए जैसे कोई नदी है, नदी के मार्ग में आसपास या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जब वहाँ के क्षेत्रों में जल स्तर की स्थिति, जल स्तर की जो स्तर होता है उसकी स्थिति अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में या नदी के आसपास क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनती है, ठीक है। तो इसको बाढ़ बोलते हैं। भूमि क्या है, भूमि जल से पट जाती है, जल प्लावित हो जाती है, ठीक है, भूमि में जल ही जल दिखाई देने लगता है। और वर्तमान में इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो अनेक राज्यों में जैसे उत्तराखंड है और केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो इन राज्यों में क्या है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आई हुई है। बाढ़ आपदा बहुत बुरी तरीके से समाज में लोगों का नुकसान कर रही है, लोगों को मार भी रही है और बहुत सारी प्रकोप जो हैं वो आ रहे हैं और बहुत सारी प्रशासन की जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं, हर तरीके से जान माल की हानि हो रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और न्यूज़ में आप डेली देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, बाढ़ क्या है, बाढ़ एक नदी के मार्ग में आसपास या समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में उच्च जल स्तर की स्थिति बाढ़ कहलाती है, ठीक है। भूमि क्या होता है, भूमि इसमें जल प्लावित हो जाती है और एक भयंकर प्रकोप होता है, ठीक है। वहाँ पर अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने लगती हैं और फसलें नष्ट हो जाती हैं, जो लोग हैं वहाँ पर हैजा है और अन्य प्रकार की बीमारियाँ वहाँ पर होने लगती हैं, ठीक है। जैसे संसार का करीब लगभग 3.5% जो भाग है वो बाढ़ के हिस्से में आता है, बाढ़ क्षेत्र में आता है। और विश्व का उसी पर, ध्यान रखिएगा, इसी बाढ़ क्षेत्र पर लगभग विश्व की 16.5% आबादी जो है वो निवास करती है। अब देखिए बाढ़ जो है, बाढ़ को हम लोगों ने समझ लिया, फ्लड क्या होती है, फ्लड को हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए फ्लड के
मतलब बाढ़ लाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं विश्व में। तो जो बहुत मुख्य मुख्य नदियाँ हैं तो उनको देख लेते हैं कि जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में गंगा है। गंगा बहुत ज़्यादा बाढ़ लाती है, जो आपका उत्तर भारत है, मध्य भारत है, वहाँ से होते हुए पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, तो यह बाढ़ बहुत ज़्यादा। और दूसरी नदी कौन सी है? कोसी नदी। तो कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसे शोक के रूप में भी जाना जाता है। महानदी भी है, महानदी भी बाढ़ लाती है। ब्रह्मपुत्र नदी है, नर्मदा है, गोदावरी है। अब अमेरिका में जैसे हम लोग बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहाँ पर मिसिसिपी, मिसौरी है। चीन में हांगहो है। और म्यांमार यानी बर्मा में कौन सी नदी है? इरावदी नदी है। पाकिस्तान में कौन सी नदी है? सिंध नदी है। और नाइजीरिया में कौन सी नदी है? नाइजर नदी है। तो यह विश्व में जो बाढ़ की स्थिति है उसको लाने के लिए यह नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अगली चीज़ क्या है, बाढ़ के कारण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो बाढ़ के कारण है वो दो टाइप के होते हैं, एक मानव जनित और एक प्राकृतिक। ठीक है, दो ही टाइप के होते हैं। अब जैसे कारणों में क्या होता है, वन उन्मूलन, मतलब वनों को बहुत ज़्यादा काटा गया है, अवैज्ञानिक कृषि की गई है, ऐसे ही जनरल में जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जैसे बाढ़ के कारणों में सबसे पहला कारण कौन सा है? प्राकृतिक कारण, जो एक नेचुरल रीज़न है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यही आती है कि बाढ़ की स्थिति तब बनती है, उसका रीज़न जो है, कारण जो है, सबसे पहला कारण ये है बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, भारी वर्षा हो जाती है। किसी क्षेत्र में भी भारी जब जल वर्षा हो जाती है तो वहाँ क्या है, नदी, जैसे उसी क्षेत्र में जो नदियाँ होंगी उनका जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा अगर हो जाती है तो आसपास के इलाकों में क्या होगा, बाढ़ की स्थिति आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यह एक नदी आ रही है, अब इसमें बहुत भारी मात्रा में जल आ जाता है, तो ये क्या होगा, आसपास के जो एरिया होते हैं तो इन एरियो, मतलब ये इलाकों में, इन क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनेगी। ठीक है, बाढ़ आ जाती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है जो धरातल है उस पर, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर पानी आ जाता है। ठीक है, तो यह भारी वर्षा जो होती है, बहुत बड़ी मात्रा में जब वर्षा हो जाती है, तब यह एक प्राकृतिक कारण है। भाई सीधी सी बात है, वर्षा होना या ना होना सब प्रकृति के हाथ में है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला कारण जो भारी वर्षा है उसके कारण बाढ़ आती है। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा कारण क्या है, अवसाद का निक्षेपण। कि जैसे देखिए बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियों में क्या है, जैसे मान लीजिए यह एक नदी है, तो नदी का ये जो बीच वाला भाग होता है, अगर इसमें अवसादों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये क्या है, इसका तल जो होगा वो उथला हो जाएगा। ठीक है, तो पानी क्या होगा, पानी अगर यहाँ पर ये फ्लैट हो जाएगा, समतल हो जाएगा, तो फिर ये क्या है, पानी इधर उधर भागेगा। ठीक है, ये जब पानी इधर उधर भागता है, ठीक है, ये पानी का मूवमेंट जो होता है, तो यह क्या करता है, इन क्षेत्रों में क्या करता है, बाढ़ की स्थिति को लाता है। ठीक है, तो यह अवसाद के कारण भी क्या होता है, हमारे यहाँ देश में बाढ़ की स्थिति बनती है। और क्या होता है कि जैसे अवसाद के निक्षेपण के साथ में ही क्या होता है कि जो नदी है, नदी का तल उथला हो जाता है और उसकी जल ग्रहण क्षमता या जल वहन क्षमता जो होती है उसमें कमी आ जाती है, जिससे बाढ़ की एक स्थिति बनती है। अब तीसरा कारण क्या है, तीसरे कारण को देख लेते हैं कि जैसे जो चक्रवात होते हैं, देखिए ये आसमान ऊंचाई वाली समुद्री तरंगे होती हैं और जो तटीय क्षेत्रों को, जैसे मान लीजिए यह पूरा समुंदर है, ठीक है, ये समुद्र है, अब यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊंची ऊंची लहरें अगर उठ रही हैं तो इन क्षेत्रों में क्या होगा, बाढ़ की स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, और ऐसे क्या होगा, तटीय क्षेत्र जितने भी हैं तो वो बाढ़ के रूप में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं और ऐसा बहुत बार देखा गया। अभी हाल ही में उड़ीसा है, तमिलनाडु है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, ये चक्रवात आते रहते हैं। ठीक है, आप इसमें कई चक्रवातों को भी, जैसे फेनी चक्रवात था, तो इनको भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कारणों में, प्राकृतिक कारणों में, कि नदी के मार्ग में परिवर्तन। कि जैसे मान लीजिए, जैसे
ये एक नदी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अवरोध आ गया या अवसाद आ गया, किसी कारणवश यह मुड़ जाती है 2 भागों में या 3 भागों में, तो क्या करेगी यह? जब मार्ग परिवर्तन करती है नदी, तो नदी जब मार्ग परिवर्तन करती है तो जब इलाकों की तरफ जाती है, शहरी इलाकों या ग्रामीण इलाकों जहाँ लोग रहते हैं, तो वहाँ लोगों के बीच में पानी भरता है, तो वह बाढ़ की स्थिति दर्शाती है। तो ये नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण भी होता है। अब जैसे मान लीजिए यह जो अवसाद था, या यहाँ पर भूस्खलन हो जाता है या अपरदन हो जाता है, मिट्टी के अपरदन जो होता है, उसके कारण भी चीज़ें जो नदी में मार्ग परिवर्तन आ जाता है, नदी में मार्ग बदलने के कारण जो बाढ़ आती है उसे हम नदी मार्ग परिवर्तन के कारण होने वाली बाढ़ कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि जैसे सुनामी। सुनामी क्या है? विशाल तटीय भागों में आने वाली समुद्र की ऊंची लहरें हैं। तो लहरें क्या हैं? जल को लाती हैं। अब जल क्या करते हैं कि तटीय क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, जल, वहाँ का तटीय क्षेत्र जो है वो जलमग्न हो जाता है और एक बाढ़ की स्थिति बनती है। तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट को देखते हैं। तो यहाँ पर लंबी अवधि तक वर्षा होने लगे, जैसे एक ही क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए यह आपका कानपुर का एरिया है। अब कानपुर में अगर घनघोर वर्षा कई घंटों तक या कई दिनों तक होती रहे तो क्या होगा? सिटी में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति बनेगी ना। तो यह एक अन्य कारण बनता है बाढ़ का, एक प्राकृतिक कारण, कि लंबी अवधि तक घनघोर वर्षा हो तब बाढ़ की स्थिति बनती है। और एक कारण बनता है कि जैसे बर्फ़ का अधिक मात्रा में पिघलना, जैसे जो हमारे यहाँ ग्लेशियर्स हैं, हिमालय में जो ग्लेशियर्स हैं, तो वह अधिक मात्रा में अगर पिघलते हैं तो वह क्या है, उससे भी एक बाढ़ की स्थिति बनती है, ठीक है। तो ये कुछ प्राकृतिक कारण थे। अब देखिए मानव जनित कारणों में देख लेते हैं, दूसरा कौन सा है? मानव जनित कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला यही है कि अत्यधिक पशुचारण। जैसे देखिए जो पशु होते हैं, ठीक है, अब अगर उनके द्वारा अत्यधिक पशुचारण हो जाएगा और मिट्टी के ऊपर कोई पेड़ पौधा या किसी प्रकार की फसल नहीं होगी, तो वहाँ पर क्या होगा? पानी, वहाँ का मिट्टी का अपरदन बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पर तल पर पानी फैल जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इससे क्या है, बारिश जब होगी तो जल सोखेगा उतनी मात्रा में नहीं, ठीक है। जैसे जहाँ पर पौधे होते हैं या जो फसलें होती तो वहाँ पर पानी एकत्र होता है और भूमिगत जल में भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो अत्यधिक पशुचारण से भी जो बाढ़ है, बाढ़ की स्थिति बनती है, ठीक है। अगला क्या है कि जैसे निम्न भूमि पर निर्माण कार्य, जैसे मान लीजिए कोई भी एक एरिया है, ठीक है। अब एरिए पर निम्न भूमि है, यहाँ पर कोई नगरीकरण या कोई निर्माण कार्य किया गया, तो निर्माण कार्य करने के बाद ये एरिया पूरा फ्लैट हो जाएगा और ऊपर तक उठकर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पर जल जाता है तो अगल बगल से ये निकल कर बाढ़ की स्थिति को ले जाएगा, ठीक है भाई, इसको भी नुकसान करेगा, इस क्षेत्र को भी नुकसान करेगा। तो ये इससे क्या होता है कि जैसे निम्न भूमि जो होती है या निचली भूमि जो होती है, वहाँ पर निर्माण कार्य जब हो जाता है तो जल एकत्रण नहीं हो पाता और जल बाढ़ की स्थिति को दर्शाता है। और क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे नदी के तटीय क्षेत्र हैं, नदी के साथ में जो तटीय लगे हुए क्षेत्र जो होते हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोग बांध बना देते हैं, पुल बना देते हैं, रेल सड़क मार्ग, ये सारी चीज़ें अनुचित रूप से ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ये भी एक बाढ़ की स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक बनता है, ठीक है। जैसे देखा भी होगा आप लोगों ने कि जैसे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में जो हर तरफ नगरीकरण हो रहा है, ठीक है, और निर्माण कार्य चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसी स्थिति में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी क्या करता है, बाढ़ की स्थिति को दर्शाता है। वहाँ लोग रह रहे होते हैं अनुचित रूप से, तो इसलिए यह जो आपका अनुचित स्थानों पर जो बांध और पुल, रेल, सड़क मार्ग जो बनाए जाते हैं, इनके कारण भी जो आपकी बाढ़ की स्थिति बनती है। और जो एक मुख्य कारण है वनों का विनाश। वनों का विनाश सीधा सा अर्थ है, कहीं पर भी समतल भूमि है वहाँ पर अगर वनों का विनाश हो रहा है तो क्या होगा, वनों का विनाश होने से
वही सीधी सी बात है, वहाँ की जो भूमिगत जल है उस वह जल ग्रहण क्षमता उतनी नहीं रह जाएगी, पानी तुरंत निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर बहुत भारी मात्रा में बारिश होती है तो वो भी एक बाढ़ की स्थिति को दर्शाती है, और वनों का विनाश करने से एक प्राकृतिक असंतुलन भी पैदा होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए हमारे यहाँ भारत में बाढ़ के स्वरूप को देख लेते हैं। तो बाढ़ के स्वरूप को जब देखते हैं तो केंद्रीय जल आयोग के अनुसार लगभग 25 लाख हेक्टेयर बाढ़ क्षेत्र है, और जिसमें से लगभग 31 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। मतलब जो 31 लाख हेक्टेयर फसल जो होती है, ठीक है, फसल क्षेत्र जो होता है वो प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है, और लगभग 2.1 अरब रुपए की हानि होती है प्रतिवर्ष बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से। ठीक है, और जैसे माना जाता है कि सर्वाधिक बाढ़ जो आती है, ठीक है, तो वह बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर वर्तमान में बोलेंगे तो वर्तमान में समय में जो केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो इन सब राज्यों में बहुत ज़्यादा बाढ़ देखी जा रही है, और बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से लोगों को मौत के घाट उतारा है और जान माल की हानि भी करी है। ठीक है, तो ये हमारे भारत का जो बाढ़ का स्वरूप है, बाढ़ किस तरीके से किन किन राज्यों को नुकसान पहुंचा रही है। अब देखिए हम लोग देखते हैं बाढ़ के लाभ कौन कौन से हैं। देखिए बाढ़ के लाभ जो हैं, जैसे बाढ़ आ गई तो नदियाँ की जो मछलियाँ होती हैं वो भी आ जाती हैं, तो उससे क्या है, लोगों को मछलियों की प्राप्ति अधिक मात्रा में होने लगती है। ठीक है, तो एक ये लाभ होता है। और क्या होता है कि जैसे बाढ़ के पानी को, जैसे नदी से बाढ़ का पानी आ जाता है तो लोग क्या हैं, जलाशय या तालाब या छोटे छोटे पॉन्ड्स टाइप में जो लोग बना लेते हैं, ठीक है, तालाब बना लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसके माध्यम से जल का संग्रहण किया जाता है और फिर बाद में उसी से सिंचाई कार्य किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे बाढ़ के कारण गड्ढे जो होते हैं, ठीक है, गड्ढे समतल हो जाते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई गड्ढा है, ठीक है, अब बाढ़ वहाँ पर आई तो मिट्टी भी आती है, तो मिट्टी वहाँ पर अवसाद के रूप में रुक जाती है, तो वो एक फ्लैट हो जाता है। ठीक है, समतल भूमि बन जाती है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पर कृषि कार्य होने लगता है। ठीक है, और क्या एक सामान्य लाभ है कि नौकाओं का संचलन भी होता है। ठीक है, जलयान जो होते हैं, छोटे छोटे जलयानों का भी प्रयोग बाढ़ में आप कर सकते हैं। ठीक, ऐसे नॉर्मल टाइम में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इससे बाढ़ जो है, फ्लड से लाभ बहुत कम है लेकिन हानि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए कि बाढ़ से हानि कौन कौन सी होती है। तो देखिए जो सबसे बड़ी बात यही है कि मकान ध्वस्त हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत से मकान जो हैं बाढ़ की तीव्रता के कारण और बाढ़ के कारण ध्वस्त हो जाते हैं, मकान गिर जाते हैं, बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे किसी भी एक क्षेत्र में वहाँ पर जो सामुदायिक सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, वो बाधित हो जाती हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो लोगों को नहीं मिल पाती। बाढ़ की स्थिति में क्या है, यही चीज़ें होती हैं कि जो सरकारी सेवाएं हैं वो भी मिलना बंद हो जाती हैं। और क्या होता है कि जैसे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका प्रकोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने का मतलब यही है कि आप सोच कर देखिए कि जहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी जब जाता है तो वहाँ पर सड़न पैदा होती है और वहाँ पर अन्य प्रकार के कीड़े, जैसे आप लोगों ने टेलीविज़न में देखा भी होगा कि अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है कि किसी की छत पर मगरमच्छ बैठा हुआ था, क्रोकोडाइल बैठा हुआ था। तो ऐसे क्या है, ऐसे जानवर, सांप है, बिच्छू है, तो ये लोगों को काटने और जान माल की हानि करने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और अगला क्या हानि होती है बाढ़ से, तो बाढ़ से देखिए हैजा है और अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की जो महामारियां हैं वो फैल जाती हैं समाज में। जहाँ पर भी बाढ़ का पानी होता है वहाँ सड़न पैदा हो जाती है और अनेकों प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। तो यह लोगों पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, उनके स्वास्थ्य को बहुत बिगाड़ देती हैं। तो ये सारी हानियाँ हैं हमारे यहाँ बाढ़ से। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे जो बाढ़ की वजह से बहुत से लोग, लाखों लोग प्रतिवर्ष बेघर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक आपस में फैमिली के लोग भी बिछड़ जाते हैं बारिश के कारण। ठीक है, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये
बाढ़ की हानियां हैं हमारे यहाँ की भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब उपायों को देख लेते हैं कि जैसे बाढ़ के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए, राहत कार्यों में सबसे पहला कार्य है कि अगर बाढ़ आती है तो राहत कार्यों में सेना का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे जो सामान नष्ट हो रहा है, ठीक है जी, जैसे मान लीजिए फसल है, फसल अगर नष्ट होती है तो फसलों का बीमा पहले से किया जाना चाहिए कि जिससे अगर बाढ़ आए भी तो हम अपने फसल की सुरक्षा कर सकें। ठीक है, और क्या है कि जैसे राहत और बचाव कार्यों में स्वयंसेवी संगठनों से सहायता ली जानी चाहिए, और सरकारी जो हमारा जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, तो उसके प्रयासों से और स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों से जो बाढ़ आपदा है उससे निपटा जा सके। और क्या है कि जैसे जलाशय है, बांधों का निर्माण होना चाहिए, तटबंधों का निर्माण होना चाहिए, बांध जो बाढ़ सुरक्षा बांध होते हैं उनका निर्माण होना चाहिए, सुरक्षा दीवारों का निर्माण होना चाहिए। भाई, जलाशयों और बांधों का निर्माण किस लिए किया जाता है? जब पानी की जल की अधिकता जब हो जाती है तो जल को संग्रहित करने के लिए, एक जगह इकट्ठा करने के लिए, फिर उसका पुनः उपयोग हो सके, इसके लिए जो जलाशय हैं, बांधों का निर्माण किया जाता है। और तटबंध क्या होते हैं कि तटबंध का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यह नदी है, ठीक है, अब बाढ़ का पानी इधर जा रहा है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दीवार, जिससे इधर जो लोग रह रहे हैं तो लोगों को कोई नुकसान ना हो सके, उनके घरों को नुकसान ना हो सके, तो यहाँ पर क्या है, एक दीवार खड़ी की जाती है, एक तटबंध बनाया जाता है, और जल इधर ही रहे, उधर ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो बालू की बोरियां हैं उसके माध्यम से भी बनाया जाता है, दीवार भी खड़ा कर सकते हैं, और भी अन्य साधन है जिसके माध्यम से जो जल है वो लोगों की तरफ ना जा सके, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए जो हमारे यहाँ जल निकासी की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जल निकासी अगर अच्छी नहीं होगी, जो नाले हैं और जो नदियां हैं वो अगर उथली हैं, पटी हुई हैं, तो जल निकासी अच्छी नहीं होगी तो बाढ़ की स्थिति बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो जल निकासी की व्यवस्था एक उत्तम व्यवस्था देश में होनी चाहिए, नगरीय व्यवस्था में भी, वो चाहे ग्रामीण व्यवस्था हो, हर एक जगह जो जल निकासी की व्यवस्था है वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। और क्या है कि जैसे जो नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं जहां पर बाढ़ आती है प्रतिवर्ष, तो वहां पर उन नदियों का गाद निकालना, गाद निकालने का मतलब है जो अवसाद वहां पर जमा हो जाता है उस अवसाद का निष्कर्षण करना, उस चीज़ को हटाना, और जो एक गहराई है, नदी की गहराई को पुनः उसी स्थिति में ले जाना। ठीक है, अब नदी अगर उथली हो गई है तो अगल बगल पानी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब अगर ये उथली है तो अगल बगल इधर उधर पानी जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बारिश होती है तो यह नदी भले ही काफ़ी गहरी हो लेकिन फिर भी पानी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक प्रयास ये भी तो हो सकता है ना कि आप जो तलछटी पर जो अवसाद जमा है तो उनका निष्कर्षण करें, उनको निकाल कर बाहर करें, जिससे नदी की गहराई और बढ़ सके। ठीक है, और उसकी जल ग्रहण या जल वहन क्षमता और ज़्यादा हो सके। ठीक है, और क्या है कि प्रायः वनों को, लोगों के द्वारा बाढ़ बचाव के लिए वनों को लगाना चाहिए। ठीक है, वनों को तो भाई सीधी सी बात है, जो वन है वनों का लगाना हमेशा होना चाहिए, ये प्राकृतिक संतुलन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक पॉइंट है कि जैसे बाढ़ के जल को मोड़ना, जैसे मान लीजिए कि एक नदी में बाढ़ आ रही है, अब बाढ़ का जल अगर हम छोटी छोटी नदियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, छोटे छोटे साधनों में, नहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो पानी का एक सदुपयोग भी हो जाएगा और जो बाढ़ थी, बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सकता है। ठीक है, तो ये कार्य किए जाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए भारत में जैसे है तो भारत में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली जो है, ठीक है, तो ये क्या करती है, यह भारत में क्या है, भारतीय मौसम विभाग है और जल आयोग है। ठीक है, भारतीय जल आयोग, तो ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, भारतीय मौसम विभाग वर्षा के रियल टाइम आंकड़े देता है। ठीक है, और जो बाढ़ है, बाढ़ की चेतावनी प्रणाली को भी स्थापित किया गया है। बाढ़ से संबंधित और क्या चीज़ें हैं कि जैसे एक आपदा जो एनडीएमए है, ठीक है,
एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इस अथॉरिटी के द्वारा, इस प्राधिकरण के द्वारा आपदा मित्र योजना को चलाया गया है। अब आपदा मित्र योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, और इसके माध्यम से इसका क्रियान्वयन एनडीएमए के द्वारा किया जा रहा है। 25 राज्यों में लगभग 30 बाढ़ क्षेत्रों को, उन क्षेत्रों में क्या होगा, जो स्वयं सेवक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो आप वहाँ पर किस तरीके से कार्यों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आपदा मित्र योजना इसीलिए चलाई गई है। और क्या है कि जैसे भारतीय मौसम विभाग है और डॉपलर मौसम रडार से लगभग 3 से 6 घंटे पूर्व ही अगर बाढ़ आती है, भारी वर्षा की चेतावनी जो है वो मिल जाती है, दी जा सकती है, ठीक है, जिससे कि जो बाढ़ की स्थितियां बनती हैं उससे एक बचाव कार्य किए जा सकें, ठीक है। अब लास्ट में क्या है कि लास्ट में जैसे निष्कर्ष की बात होती है, जो कंक्लूज़न होता है, तो कंक्लूज़न में आपको सभी प्रकार के प्रयासों को बताना है, ठीक है, कि जैसे आपदा प्रबंधन की रणनीतियों को बताना है कि एनडीएमए के जो प्रयास हैं, जो कौन कौन से प्रयास हैं, कि जैसे आपदा पूर्व में जो चेतावनी प्रणाली है और किस तरीके से हमें आपदा से संबंधित समस्याओं से लड़ना है, ठीक है। एक चेतावनी सिस्टम, जो चेतावनी प्रणाली है उसका विकास बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए और समय पर सूचना मिलनी चाहिए, ठीक है। और क्या है कि आपदा से पहले लोगों को जागरूकता अभियान भी बचाना चाहिए, जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए कि जिससे लोगों में जागरूकता आ सके और बाढ़ के प्रति एक सुरक्षा तैयारियों को भी कर सकें। अब जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई तो उस समय क्या होता है, उस समय आपदा के समय क्या होता है, आपदा अगर आ ही गई है, बाढ़ की स्थिति बन गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अब सेना को लगाया जाता है, ठीक है, स्वैच्छिक संगठनों को लगाया जाता है और सरकार के जो जितने भी एजेंसियां हैं जैसे एनडीएम है तो इसकी अधिकारियों को लगाया जाता है, अन्य अधिकारियों को लगाया जाता है कि जिससे जो राहत और बचाव कार्य हैं, लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके, लोगों को बचाया जा सके, इन कार्यों के लिए आपदा के समय उपयोग किया जाता है। और आपदा के बाद में जैसे जहां पर आपदा आई थी तो वहां पर आपदा के बाद में राहत एवं बचाव कार्य करने के बाद वहाँ पर पुनर्वास और पुनर्संरचना का विकास करने के लिए सरकार प्रयास करती है। अब देखिए, जो बाढ़ आपदा है उससे निपटने में स्वैच्छिक संगठनों का भी प्रयास होना चाहिए, जो लोग हैं, जो समुदाय हैं देश में, उनका भी प्रयास होना चाहिए, सामूहिक प्रयास भी होना चाहिए। हर तरीके से देखा भी होगा आप लोगों ने कि जो देश है, देश में लोग मदद भी करते हैं बाढ़ पीड़ितों की, वहाँ पर जो उनको समस्याएं हो रही हैं उनसे निपटने के लिए लोग भी मदद करते हैं और सरकार भी मदद करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को निष्कर्ष देना है, अच्छे से निष्कर्ष को लिखिए। और इस तरीके से आप लोगों को यह जो निबंध था वो लगभग 700 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, क्योंकि शब्द सीमा जो बताई गई है वो 700 शब्द है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको लिखिए। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सभी लोग पीसीएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी नोटिफिकेशन है या पीडीएफ के लिए या अन्य किसी चीज़ जानकारी के लिए आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लिए और जल्द ही